चलें, दैट्स गुड कि अब अगर आवाज क्लियर है तो। सो आई वाज टेलिंग यू दैट credit department is a department which actually generates income. जब भी कोई डिपॉजिट आता है तो वो बैंक की लाइबिलिटी बन जाती है, और क्रेडिट डिपार्टमेंट के जिम्मे ये काम होता है कि वो सारे डिपॉजिट को, वो सारे पैसे जो बैंक ने लाइबिलिटीज के तौर पे जनरेट किए हैं, जिसके ऊपर एक्सपेंस होगा, जिसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लैंड किया जाए, किसी ना किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किया जाए जहां पे हम उसके ऊपर अर्निंग कर सके। जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज लीज एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के परस्पेक्टिव से आई वाज जस्ट टेलिंग यू द होल स्ट्रक्चर ऑफ द बैंक, एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द लीज एंड इन्वेस्टमेंट, हाउ अ बैंक एक्चुअली गिव्स और इन्वेस्ट दैट अमाउंट सो दैट कि वो पैसे अर्न कर सके। सो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के परस्पेक्टिव से भी क्रेडिट डिपार्टमेंट एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करता है, डिफरेंट जगहों पे लैंड करता है। Now, repeating the same thing, every person, every individual, every customer that comes to the bank has a different kind of need. जैसे कि एग्रीकल्चरिस्ट की नीड डिफरेंट है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट आता है जो टेक्सटाइल मिल चला रहा है, उसकी नीड मुख्तलिफ है। इवन एक ऐसा इंडिविजुअल जो शुगर मैन्युफैक्चरिंग में रिलेटेड है, या जिसकी कोई ऐसी मिल जो कि शुगर मैन्युफैक्चर करती है, उस पर्सपेक्टिव में उसकी नीड मुख्तलिफ है। इसी तरह एक इंडिविजुअल, आप, मैं, या इसी तरीके से जो कस्टमर्स हैं, हमारी नीड मुख्तलिफ हो सकती है। वी माइट नीड अ कार, और वी माइट नीड अ लैपटॉप, और वी माइट नीड टू मीट अवर डेली एक्सपेंसेस। सो हमारी जरूरत मुख्तलिफ है। सो जब भी कोई क्रेडिट का इंडिविजुअल इस किसी भी कस्टमर को डील करता है तो उसमें ज्यादा टेक्निकलिटीज की जरूरत होती है। देखिए, पैसा किसी से भी आ रहा है, उसके अंदर कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है कि जज करना है कहाँ से आ रहा है, पैसा लीगल है या नहीं। जैसे मैंने आपको केवाईसी के बारे में बताया था, नो योर कस्टमर। सो सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आर देयर। लेकिन जब हम क्रेडिट की बात करते हैं तो क्रेडिट में तो ये पैसा कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू जज कि क्या ये पैसा वापस भी आएगा कि नहीं। सो जब भी कोई इंडिविजुअल क्रेडिट में काम कर रहा है तो उसे ना सिर्फ ये देखना है कि वो पैसा लीगल वे से दिया जा रहा है, बल्कि ये भी देखना है कि उसका इंटरेस्ट भी वापस मिले, और जो प्रिंसिपल अमाउंट दी जा रही है वो भी वापस मिले। दैट मीन्स उसको एक ऐसा परफेक्ट मैच रखना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि कहीं प्रिंसिपल वो रिस्क पे लगा दे, दाव पे लगा दे, सिर्फ इस वजह से कि उसे इंटरेस्ट मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बैंक किसी को लेंडिंग करता है 100 मिलियन की, और लेट सपोज के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 15%, तो इसका मतलब है कि 100 मिलियन के ऊपर 15 मिलियन इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो भी साल के बाद जो कस्टमर ने देना है। सो 15 मिलियन की ग्रीड में या 15 मिलियन की इनकम में क्या 100 मिलियन तो एट स्टेक नहीं जा रहा। ये सारी जो वर्किंग होती है, ये वर्किंग क्रेडिट डिपार्टमेंट के जिम्मे आती है। ठीक है, सो आई होप द वर्किंग ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट इज नाउ क्लियर कि क्रेडिट डिपार्टमेंट बेसिकली 5 C's पे काम करता है। ये यकीनन आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, आई एम जस्ट रिपीटिंग इट क्विकली कि क्रेडिट डिपार्टमेंट ने 5 C's पे काम करने होते हैं। दैट इज, फर्स्ट वन इज कैरेक्टर। फर्स्ट सी इज फिर कैरेक्टर। सो कैरेक्टर मींस बैंक ये आइडेंटिफाई करता है कि क्या कोई इंडिविजुअल जो भी बैंक से डील करने आया है, लोन लेने आया है, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे वो एग्रीकल्चरिस्ट है, चाहे वो इंडिविजुअल है, उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर क्या है। इसको अगर हम एक सिंपल सी भी एग्जांपल से लें, जैसे आपसे कोई अगर एक दोस्त कोई पैसे लेने आता है, द फर्स्ट थिंग दैट यू विल नोटिस इज व्हाट इज हिज कैरेक्टर। ठीक है, सो इसी तरह बैंक उसका दो किस्म का कैरेक्टर जज करता है, वन पर्सनल एंड सेकंड प्रोफेशनल और फाइनेंशियल। सो पर्सनल कैरेक्टर मींस कि क्या वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन तो नहीं है, क्या वो इतना इन्फ्लुएंसर तो नहीं है कि वो कहीं नेक्स्ट स्टेज पे जाके कर्जा माफ करवा देगा। एक टर्म यूज होती है पीईपी, पेप्स बोलते हैं इसको, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सनल्स। बैंक्स नॉर्मली अवॉइड दीज काइंड ऑफ ऑफिशियल्स, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बैंक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, लेट्स से मियां मनशा,
or Malik Riaz or Nawaz Sharif or Asif Ali Zardari. So these are the persons who are peps, who are politically exposed personnel, who has the power, who can influence the bank. और वो किसी ना किसी मौके पे कर्जा जो है वो माफ करवा सकते हैं, उनके पास इतनी पावर होती है. सो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो द फर्स्ट थिंग दैट अ बैंक सी इज, क्या ये पेप्स तो नहीं है, या इनका फाइनेंशियल कैरेक्टर ठीक है, क्या ये इस किस्म की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व तो नहीं कि ये लोन लेते हैं और उसके बाद कर्जे माफ करवा लेते हैं. सो क्रेडिट डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल्स मौजूद हैं वो सबसे पहले जो चीज देखते हैं दैट इज कैरेक्टर. इसी तरह कैरेक्टर की सेकंड फॉर्म जो है दैट इज फाइनेंशियल या प्रोफेशनल कैरेक्टर, वो बैंक की ईसीआईबी से देखी जा सकती है. नाउ व्हाट इज एन ईसीआईबी? इट इज इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो. बेसिकली जब भी कोई इंडिविजुअल किसी भी बैंक से कोई लोन लेता है, कोई लिमिट लेता है, कोई क्रेडिट फैसिलिटी लेता है, तो हमारा सेंट्रल बैंक जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, हमारा सेंट्रल बैंक हर कमर्शियल बैंक को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि जब भी कोई आपसे लोन लेने आए, आप जितना भी लोन, जितनी भी क्रेडिट फैसिलिटी, जितनी भी लिमिट उस कस्टमर को दे रहे हैं, आप कमर्शियल बैंक नीड्स टू रिपोर्ट दैट लिमिट टू द सेंट्रल बैंक. मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एचबीएल से 10 लाख रुपए का लोन लेने गया हूँ. सो बैंक मुझे जब लोन देता है तो सबसे पहले ईसीआईबी एक्सट्रैक्ट करता है. ये क्या है ये मैं अभी आपको बताता हूँ. इसके बाद वाला प्रोसेस पहले बता रहा हूँ कि जब भी बैंक से, फॉर एग्जांपल मैं 10 लाख रुपए का मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो एचबीएल स्टेट बैंक को ये रिपोर्ट करेगा, स्टेट बैंक के सीआईबी डिपार्टमेंट को ये रिपोर्ट करेगा दैट मिस्टर सो एंड सो हैविंग सीएनआईसी दिस, रेजिडेंट ऑफ दिस, इसने एचबीएल से 10 लाख रुपए का लोन लिया है. ठीक है. सो ये हर माह अपडेट होती है रिपोर्ट. अब इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं अब बैंक अल्फला के पास जाता हूँ और वहां से 5 लाख रुपए का लोन लेता हूँ. सो मंथ एंड पे बैंक अल्फला भी ये रिपोर्ट करेगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को that Mr. So and so has taken an amount of rupees 5 lakh as a loan from me. Let's say मैं थर्ड बैंक मीजान बैंक के पास जाता हूँ. सो मीजान बैंक भी ये रिपोर्ट करेगा. सो इवेंचुअली सीआईबी डिपार्टमेंट के पास एक कंसोलिडेटेड पोजीशन इकट्ठी हो रही है, जो हर बैंक से जितना लोन लिया जा रहा है वो सारे एक फाइनल स्टेटमेंट बन रही है दैट एग्रीगेट में कितना लोन ले चुका हूँ. ठीक है. सो एक इंस्ट्रक्शंस ये है स्टेट बैंक की तरफ से कि जब भी किसी को लोन दिया जाएगा वो लोन रिपोर्ट किया जाएगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को. सेकंड, जब भी कोई बैंक लोन देने लगेगा, दैट मींस लोन देने से पहले, तो स्टेट बैंक, ये जो मैं डिपार्टमेंट आपको बता रहा हूँ सीआईबी डिपार्टमेंट, या उससे जो रिपोर्ट जनरेट होती है विच इज कॉल्ड ईसीआईबी, वो ईसीआईबी पहले उस डिपार्टमेंट से मंगवाएगा. इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि जब भी कोई इंडिविजुअल, चाहे वो कंपनी है, चाहे वो एक इंडिविजुअल है, चाहे वो जिस भी सेक्टर से बिलोंग करता है, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करता है, जब भी वो कोई लोन लेने आएगा तो लोन देने से पहले कमर्शियल बैंक वो ईसीआईबी एक्सट्रैक्ट करेगा. ठीक है. वो ईसीआईबी बेसिकली इट इज अ डॉक्यूमेंट जो किसी भी इंडिविजुअल या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बता रहा है हमें, इन अ सेंस कि वो कितना लोन ले चुका है, कितना लोन टाइमली, अगर तो वो टाइमली पे कर रहा है तो इसका मतलब है ही इज अ रेगुलर कस्टमर. इन केस अगर वो कोई भी पैसा टाइम पे बैक नहीं करता तो बैंक इस चीज को रिपोर्ट करता है. ठीक है. रिपोर्ट करने से मतलब ये है कि स्टेट बैंक को ये बताया जाएगा कि ये पैसा जो कस्टमर को ड्यू था इस डेट के ऊपर, लेट से 30 डेज के बाद, आपने प्रूडेंशियल रेगुलेशंस में कहीं ना कहीं प्रोविजनिंग पड़ी होगी. सो 30 डेज ड्यू हो गया है, या 90 डेज ड्यू हो गया है, या 180 डेज ड्यू हो गया है, या 365 डेज ड्यू हो गया. दैट मीन्स कि जब वो चीज ड्यू हो गई थी उसको कितना टाइम गुजर चुका है कि अभी तक वो पैसा वापस नहीं किया गया.
सो ये स्टेट बैंक को रिपोर्ट किया जाता है, सीआईबी डिपार्टमेंट को, और वो डिपार्टमेंट उस रिपोर्ट के अंदर इस चीज को एक्सप्रेसिवली मेंशन करता है कि इतना पैसा इतनी डेज ड्यू हो चुका है जो पे नहीं किया गया। इन अदर वर्ड्स, ये शो कर रहा है कि कहीं ना कहीं कस्टमर डिफॉल्ट भी कर सकता है क्योंकि वो टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा। ठीक है, सो इस पर्सपेक्टिव से ईसीआईबी इज इंपॉर्टेंट कि जब भी कोई बैंक किसी को लोन देगा या देने लगेगा, तो ऐसे सिनेरियो में बैंक पहले वो ईसीआईबी रिपोर्ट जनरेट करवाएगा, उसको देखेगा, अगर उसमें कोई ड्यू है, कोई अमाउंट डिफॉल्ट में जा रही है या कोई अमाउंट ओवर ड्यू हो चुकी है और वो पे नहीं की गई, तो ऐसी सूरत में वो कस्टमर से उसकी जस्टिफिकेशन पूछेगा, या हो सकता है कि बैंक उसको इनकार कर दे लोन देने से। रीजन इज कि आप ऑलरेडी डिफॉल्टर हैं या डिफॉल्ट होने जा रहे हैं, या आप किसी बैंक का लोन जो आप पे ड्यू था आपने अभी तक पे नहीं किया तो आप मजीद लोन लेने आ गए। So through this, all this thing, the bank is actually judging the character of a customer. ठीक है, सो ईसीआईबी रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है, ये एक, सॉरी, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये एक रिपोर्ट जनरेट करता है जो किसी भी इंडिविजुअल की लोन हिस्ट्री, उसके डिफॉल्ट, उस पे कितना लोन है, कितनी लिमिट उसको साइन की गई है, उस लिमिट में से कितना पैसा उसने यूज किया हुआ है, कब कब वो लोन दिया गया था। सो ये सारी डिटेल्स एक रिपोर्ट की शक्ल में जनरेट करके कमर्शियल बैंक को देता है, ताकि कमर्शियल बैंक लोन देने से पहले इस चीज को मेक श्योर कर ले कि बैंक जो है उसके पास एक साउंड रिपोर्ट होनी चाहिए कि क्या कस्टमर को लोन देना है या नहीं देना। सो दिस इज कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ अ कस्टमर। और 5 C's जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसमें से पहला सी था, दैट वाज कैरेक्टर। इस सारी चीज में अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप पूछ लें मुझसे। ओके जी, आई होप ये क्लियर है। देन द सेकंड सी इज कैपेसिटी। कमिंग टू द अगेन बेसिक एग्जांपल, लेट्स से कि आप का कोई फ्रेंड है जो आपसे पैसे लोन लेना चाह रहा है। सो पहली चीज, आपने उसकी कैरेक्टर जज किया, आपने देखा कि ठीक है इसका कैरेक्टर ठीक है, ये पैसे वापस दे देता है, या ऐसा नहीं है कि ये पैसे लेके गायब हो जाएगा। सो कैरेक्टर इज ओके। सो द सेकंड थिंग दैट यू विल सी इज कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फ्रेंड इज अर्निंग 10,000 रुपीज अ मंथ और वो आपसे 15 लाख रुपए का लोन मांग रहा है, तो अब आपको कैरेक्टर पे तो शक नहीं है, बट यू आर जजिंग कि क्या ये इस कैपेबल है कि ये पैसा वापस भी कर सके। मतलब उसकी इनकम या उसकी अर्निंग या उसका रेवेन्यू इतना नहीं है कि वो जितनी अमाउंट मांग रहा है उतनी वो वापस कर सके। ठीक है, सो द सेकंड थिंग दैट द बैंक एंड द क्रेडिट डिपार्टमेंट एक्चुअली जजेस इज द कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। कि जितना लोन कस्टमर मांग रहा है उसकी इनकम कितनी है, उसकी सैलरी कितनी है, उसकी अगर वो कोई कंपनी चला रहा है तो उसका नेट प्रॉफिट कितना है, उसके पास कितने पैसे मौजूद हैं जिनसे वो अपना लोन जितना वो ले रहा है या लेना चाह रहा है उतना पे बैक कर सकेगा। सो सेकंड सी इज कैपेसिटी। कैपेसिटी जज होती है उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, उसकी इनकम से, उसके कोई अदर रेवेन्यूज या अदर इनकम से। मतलब ऐसी तमाम रिसोर्सेज जहां से वो रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, या ऐसे तमाम सोर्सेज जहां से वो इनकम जनरेट कर रहा है, उस सारे को जज किया जाता है ताकि ये एनालाइज किया जा सके कि क्या ये कस्टमर पैसा वापस कर देगा। सो सेकंड सी इज कैपेसिटी। नाउ द थर्ड थिंग इज कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो बेसिकली मींस कि हो सकता है कि कस्टमर की कैपेसिटी अभी नहीं है, दैट मीन्स उसकी जो रेवेन्यू या जो इनकम है वो भी कम है, लेकिन जब वो लोन लेगा या जिस पर्पस के लिए वो लोन ले रहा है वो पर्पस अगर फुलफिल होता है तो उसकी उसकी कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल जो एक छोटी फैक्ट्री चला रहा था या एक
कोई टेक्सटाइल मिल छोटी चला रहा था जिससे उसे एक सर्टेन एक्स अमाउंट का रेवेन्यू मिल रहा था, जब वो लोन ले रहा है तो उससे वो अपनी फैक्ट्री में एनहेंसमेंट कर रहा है, नई मशीनरी ला रहा है, हायरिंग नहीं हो रही है या रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा, तो उससे उसकी जो बिजनेस वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा, उसकी सेल्स इंक्रीज हो जाएंगी, एंड आफ्टर इंक्रीजिंग द सेल्स, अगर उसकी कॉस्ट वो रहती है वही रहती है तो वो उसका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। सो दैट मीन्स हमें सिर्फ उसका पास्ट नहीं देखना बल्कि उसका फ्यूचर भी देखना है, दैट अगर वो फ्यूचर में अपना कैश फ्लो इंक्रीज कर सकता है या लोन लेके कर रहा है जिससे उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो बैंक को ये भी एनालाइज करना है। सो दिस इज द थर्ड सी दैट अ क्रेडिट ऑफिसर सीज एक्चुअली व्हाइल एडवांसिंग लोन, एंड दैट इज कैश फ्लो। ठीक है, कैश फ्लो कैसे जज किया जाता है? कैश फ्लो के लिए बैंक कस्टमर से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगता है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर आगे कहता है कि मुझे अपनी मिल के लिए 10 मिलियन चाहिए, तो बैंक उससे फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगेगा कि पूरी प्रोजेक्शंस लेके आए, अगले 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन एडवांस लेके आए जिसमें आपने प्रोजेक्ट किया हो कि ये पैसा लगाने से आपकी इनकम कहाँ जाएगी, आपकी सेल्स कहाँ जाएंगी, आपके एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएंगे। वो सारी एक ऑब्वियसली वो एक प्रोजेक्टेड होगी, एग्जैक्ट तो नहीं हो सकती, एग्जैक्ट उससे चेंज हो सकता है, तो इतना रिस्क तो बैंक को लेना पड़ता है कि बैंक एक प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर काम करता है। सो बैंक जज करने की, या क्रेडिट ऑफिसर या जो डिपार्टमेंट हम पढ़ रहे हैं क्रेडिट डिपार्टमेंट ये जज करने की कोशिश करता है कि एक बैंक के पास जो कस्टमर आया है वो कितना कैश फ्लो फ्यूचर में लोन लेने के बाद जनरेट करेगा और कितनी कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। तो अगर बैंक इस पे सेटिस्फाइड है तो बैंक यहाँ से आगे नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करता है, अगर नहीं है तो ऑब्वियसली बैंक या तो लोन कम देगा उसकी कैपेसिटी के मुताबिक और कैश फ्लो के मुताबिक, या फिर बैंक उस कस्टमर को रिजेक्ट कर देगा। सो ये सारा जो काम हो रहा है ये क्रेडिट डिपार्टमेंट कर रहा है। सो रिपीटिंग द सेम थिंग, फर्स्ट वाज कैरेक्टर, सेकंड वाज कैपेसिटी, थर्ड सी वाज कैश फ्लो, और अगर ये तीनों अब ठीक है तो बैंक नेक्स्ट स्टेज पे मूव ऑन करता है, दैट इज फोर्थ सी विच इज कोलेट्रल। कोलेट्रल सिक्योरिटी को कहते हैं। ठीक है, सो कोलेट्रल मींस कि अगर बैंक इस चीज के ऊपर मुतमईन है, सेटिस्फाइड है कि कैरेक्टर ठीक है, कैपेसिटी भी ठीक है, कैश फ्लो भी ठीक है, अब बैंक अपने रिस्क को कम करने की कोशिश करेगा। सो दैट मीन्स बैंक जितना भी लोन दे रहा है या देना चाह रहा है या देगा, उस लोन के ऊपर कौन सी ऐसी सिक्योरिटी, कोई एसेट, कोई घर, बिल्डिंग, फैक्ट्री, कोई मशीनरी, कोई स्टॉक, किसी ना किसी चीज के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट करेगा या उसको अपनी सिक्योरिटी में रखेगा, सो दैट इन केस कि कस्टमर डिफॉल्ट कर जाए या कस्टमर पैसे वापस ना करे तो बैंक उस चीज को बेच के, सेल करके अपना जो भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट थी उसको रिकवर कर ले। सो दिस इज कॉल्ड कोलैटरल। कोलैटरल मींस सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर 10 लाख रुपए का लोन ले रहा है तो बैंक उससे 12 या 13 लाख रुपए की कोई ना कोई ऐसा एसेट मांगेगा जो उस लोन को कवर कर सके। वो घर भी हो सकता है, वो बिल्डिंग हो सकती है, वो कोई लैंड हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, वो कोई मशीनरी हो सकती है, कोई स्टॉक हो सकता है। सो हर एसेट के अगेंस्ट एक डिफरेंट किस्म का रिस्क है, जैसे लैंड के अगेंस्ट डिफरेंट किस्म के रिस्क है उसकी ऑनरशिप से रिलेटेड, लेकिन मॉर्टगेज या जो लैंड होती है नॉर्मली इट इज अ सिक्योर्ड थिंग। स्टॉक्स बिक जाते हैं जल्दी, लेकिन स्टॉक्स का ये भी डर होता है कि कस्टमर खुद से बेच दे डिफॉल्ट होने से पहले। सो देयर आर डिफरेंट रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सिक्योरिटीज और डिफरेंट एसेट्स। सो क्रेडिट ऑफिसर ये भी जज करता है कि कौन सी सिक्योरिटी या कौन सा एसेट बेस्ट है और किस एसेट के अगेंस्ट कितना रिस्क मौजूद है और किस एसेट की कितनी वैल्यू हमने अकाउंट फॉर करनी है। जैसे हो सकता है कि टोटल जो स्टॉक वो दे रहा है वो 15 मिलियन का दे रहा है, लेकिन उसकी बैंक उसको 15 मिलियन की जगह सिर्फ 8 मिलियन का एसेट ट्रीट करे, क्योंकि जब कोई चीज डिप्रेस्ड वैल्यू पे या फोर्स्ड सेल वैल्यू पे बिकती है तो वो सस्ती बिकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक चीज बेचनी है और मैं उसको वेट करूंगा जब तक अच्छी कीमत ना लगे ना बेचूं, तो उसकी प्राइस मुझे ज्यादा मिल सकती है।
लेकिन इन केस मुझे पैसों की अर्जेंट जरूरत है और मुझे इमीडिएटली वो चीज बेचनी है, तो अब वो चीज मार्केट वैल्यू से सस्ती बिक जाती है। सो इसी तरह बैंक हमेशा वो जो सस्ती बिकने वाली, जिसको हम फोर्स्ड सेल वैल्यू कहते हैं, उसको ट्रीट करता है और उसकी बेस पे लोन देता है। सो द फोर्थ सी दैट अ क्रेडिट ऑफिसर और द क्रेडिट डिपार्टमेंट एक्चुअली सीज while advancing loan is collateral. And lastly, the fifth C is condition. कंडीशन में वो तमाम टर्म्स आ रही होती हैं, तमाम एग्रीमेंट आ रहा होता है कि कितना परसेंट पे लोन दिया जाएगा, कितनी कोलैटरल या सिक्योरिटी ली जाएगी, कितने टर्म पीरियड के लिए दिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली वापस किया जाएगा या मंथली किया जाएगा या बाय एनुअली किया जाएगा या सेमी एनुअली या एनुअली। इसी तरह इन केस कस्टमर वापस नहीं करता तो क्या प्रोसीजर होगा, मार्कअप काइबर प्लस कितना होगा। सो ये सारी कंडीशंस, ये सारी टर्म्स, ये सारे एग्रीमेंट्स, क्या रेट होगा, ये सारा कुछ कंडीशंस में लिखा जाता है। सो लेट्स से कस्टमर की कैरेक्टर भी ठीक है, कैपेसिटी ठीक है, कैश फ्लो ठीक है, कोलेटरल भी आपने उससे ले लिया, लेकिन कुछ कंडीशंस मिस हो गई, कोई ऐसी चीज जो कि इंपॉर्टेंट थी और आपने वो टर्म्स में नहीं लिखी या कस्टमर ने एग्री नहीं की, तो ऐसी सूरत में मामला डिफॉल्ट तक जब भी जाएगा तो वो फिर लीगल इश्यूज होंगे, वो कोर्ट के अंदर एक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। सो इन अदर वर्ड्स, a credit department actually sees all those five things। अगर ये पांचों चीजें ठीक हो तो जो लोन लिया जाता है वो नॉर्मली पे बैक हो जाता है, मतलब वो डिफॉल्ट में नहीं जाता, बिकॉज आपने जितने भी रिस्क एसोसिएटेड थे आपने उनको कवर कर लिया। बट इन केस कि अगर कोई सी रह गया, कोई कैपेसिटी ठीक से जज नहीं हो पाई, या कैश फ्लो जो हमने प्रोजेक्ट की थी वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक नहीं निकली, या किसी भी हवाले से प्रोजेक्शंस गलत हो गई, अब आने वाले वक्त में वो लोन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। नॉट नेसेसरीली कि वो लोन वापस नहीं होगा, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो प्रोजेक्शंस गलत होने की बिना पे कहीं ना कहीं उसका हिट आएगा, और बैंक की ना सिर्फ इंटरेस्ट इनकम बल्कि उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट थी उसके ऊपर भी एक रिस्क मौजूद होगा कि वो पे बैक ना हो। सो ऐसे सारे सिनेरियो के अंदर बैंक ऑब्वियसली एक लूजिंग पोजीशन पे या नेगेटिव पोजीशन पे जा सकता है। सो अ क्रेडिट डिपार्टमेंट हैज अ ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कंपैरिजन टू ऑल प्रीवियस डिपार्टमेंट्स विच वी हैड स्टडीड। मतलब एक कैश डिपार्टमेंट, अकाउंट ओपनिंग, क्रेडिट, सॉरी रेमिटेंस और क्लियरिंग की अगर हम बात करें तो उससे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज होती हैं क्रेडिट में काम करने वाले बंदे को। तो इसीलिए क्रेडिट डिपार्टमेंट की जो वर्थ है दैट इज कंपैरेटिवली मोर देन द अदर डिपार्टमेंट्स जो अभी तक हमने पढ़े हैं। इसके बाद अभी ट्रेजरी डिपार्टमेंट देखेंगे, वो इससे ज्यादा बेहतर डिपार्टमेंट होता है, लेकिन अभी तक जितने डिपार्टमेंट्स हम पढ़ चुके हैं उनमें सबसे बेहतरीन डिपार्टमेंट दैट इज क्रेडिट डिपार्टमेंट। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। ऑलराइट जी, नहीं है क्वेश्चन तो चीजों को कंक्लूड करते हैं। क्रेडिट डिपार्टमेंट को बेसिकली हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक साइड रिलेशनशिप साइड कहलाती है और सेकंड साइड हमारी जो रिस्क एसोसिएशन या रिस्क मैनेजमेंट कहलाती है। ठीक है। सो बेसिकली क्रेडिट को इन फर्दर अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो तीन हिस्सों में बेसिकली डिवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली ये दो हिस्सों में होता है, लेकिन अगर हम अपनी टेक्निकलिटीज या एक्सप्लेनेशंस या लर्निंग के हवाले से बात करें तो तीन हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज रिलेशनशिप साइड, second one is authority or approval or approving authority, and the third one is disbursement authority। ठीक है, सो रिपीट कर रहा हूं। पहली साइड रिलेशनशिप साइड है जो कस्टमर से डील करती है, जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है कि हमारे बैंक से लोन लें। कस्टमर अपनी जरूरत, अपनी नीड लेके आता है और उस नीड के अकॉर्डिंगली जो बैंक
बैंकर होता है या क्रेडिट मैनेजर होता है या क्रेडिट ऑफिसर होता है, वो डिसाइड करता है कि कौन सी बैंक की फैसिलिटी ज्यादा सूट करेगी कस्टमर को। उसके मुताबिक वो एक प्रपोजल प्रिपेयर करता है, क्रेडिट प्रपोजल, सो दैट कि अथॉरिटी उसको अलाउ कर दे कि उसे लोन दिया जा सके। फिर सेकंड डिपार्टमेंट जिसका मैंने आपको बताया, दैट इज द अप्रूविंग अथॉरिटी। वो उस पूरे क्रेडिट प्रपोजल को जो रिलेशनशिप साइड से आया होता है उसको असेस करता है, उसकी जितनी चीजें लिखी होती हैं उसकी रिस्क कैलकुलेशन करता है। यही 5 चीजों की बेस पे, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैश फ्लो, कोलैटरल एंड कंडीशंस, के जो भी क्रेडिट प्रपोजल किसी क्रेडिट मैनेजर ने बना के भेजा है, क्या वो इतनी वर्थ का है कि कस्टमर को लोन दे दिया जाए। सो इफ वो इफ दैट अप्रूविंग अथॉरिटी हैव सम इश्यूज और अनोमलीज, और उनको लगता है कि ये क्रेडिट प्रपोजल ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली उस पे वो अपने ओपिनियन दे के प्रपोजल को वापस भेज देते हैं, दैट दिस थिंग नीड्स योर अटेंशन। ये वो चीज है जहां पे हमें रिस्क नजर आता है। सो उस रिस्क को कवर करने के लिए फिर कस्टमर से नेगोशिएशंस होती हैं, कस्टमर एडिशनल सिक्योरिटी दे सकता है या लोन कम किया जा सकता है। सो बाय एनी मींस रिस्क को कम किया जाता है। सो ये अप्रूविंग अथॉरिटी अगर उस प्रपोजल से सेटिस्फाइड है, तो ऐसे सिनेरियो में जो पैसा है या जो लोन है या जो क्रेडिट मांगा गया था उसको अप्रूव कर दिया जाता है। सो दिस वाज द सेकंड डिपार्टमेंट और द सेकंड अथॉरिटी जो क्रेडिट पे काम कर रही है। पहली रिलेशनशिप साइड जो क्रेडिट प्रपोजल भेजती है, सेकंड अप्रूविंग अथॉरिटी जो उस पर रिस्क मेजर करके एनालाइज करके उस पूरे प्रपोजल को या तो रिजेक्ट करती है या फिर अप्रूव करती है। एंड थर्ड वन इज डिसबर्सिंग अथॉरिटी, जिसको हम कैड कहते हैं, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, CAD, दैट इज क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बेसिकली जो प्रपोजल के अंदर चीजें लिखी जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल के कस्टमर को इतना लोन दिया जाएगा, उसके अगेंस्ट इतना एसेट मॉर्गेज किया जाएगा, ये वाली बिल्डिंग मॉर्गेज की जाएगी, ये वाला स्टॉक के ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा। सो ये सारी चीजें जो सिर्फ लिखी गई थी, जो सिर्फ प्रपोजल था, जो सिर्फ रिकमेंडेशंस थी, जब अथॉरिटी उसको अप्रूव करती है तो अब वो सारी प्रपोजल्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। यानी कि प्रपोजल में सिर्फ ये लिखा गया था कि कस्टमर की ये वाली फैक्ट्री को मॉर्गेज किया जाएगा। अब थर्ड स्टेज के ऊपर जो कैड डिपार्टमेंट वो मॉर्गेज फिजिकली करवाएगा, उसकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, उसका कहीं ना कहीं चार्ज मेंटेन होगा SCCP के अंदर, उसकी जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फर्द है या रजिस्ट्री है, जो जो भी उस प्रॉपर्टी का टाइटल डॉक्यूमेंट है, वो टाइटल डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, उसके ऊपर चार्ज क्रिएट किया जाएगा ताकि कस्टमर जब तक लोन रीपे नहीं कर देता वो बेच ना सके। ठीक है। तो ऐसे सिनेरियो में वो जो भी प्रपोजल था, कैड डिपार्टमेंट कस्टमर से वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो प्रपोजल में लिखे गए थे वो पहले प्रिपेयर करता है, कस्टमर से साइन करवाता है, ताकि उन डॉक्यूमेंट्स की बेस पे अगर कस्टमर पैसा वापस नहीं करता तो उन सिक्योरिटीज को, उन एसेट्स को जो कस्टमर ने दी हैं, वो बेच के अपना पैसा रिकवर कर सके। सो जब ये सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं, अप्रूव प्रपोजल बन गया, अप्रूव हो गया, अप्रूव होने के बाद जो कुछ प्रपोज था वो सारी चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जीक्यूट हो गई, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गई। उसके बाद कैड डिपार्टमेंट कस्टमर के अकाउंट में वो पैसे, जो वो लोन जो प्रपोज किया गया था, जो अप्रूव हुआ था, वो लोन डिसबर्स करने के लिए ब्रांच को भिजवा देता है एक लेटर, जिसको डैक कहा जाता है, डिसबर्समेंट ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट, DAC। So CAD actually issue a document which is called disbursement authorization certificate। ये उस ऑथराइजेशन है ब्रांच को कि हमने सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर ली है, मतलब हमारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। अब अगर आप चाहें तो कस्टमर के अकाउंट में जितना लोन आपने प्रूव करवाया है वो लोन डिसबर्स करते हैं। सो उसके बाद कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है और कस्टमर उस लोन को, उस फैसिलिटी को, उस क्रेडिट को, जो भी उसने प्रपोज किया था या रिक्वेस्ट की थी या अप्लाई किया था, वो कस्टमर उस पैसे को यूज कर सकता है जो भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसने लोन लिया था। सो दिस इज द होल वर्किंग
जो मैंने आपको ब्रीफली बताई है कि क्रेडिट डिपार्टमेंट एक्चुअली करता क्या है। क्रेडिट डिपार्टमेंट बहुत टेक्निकल काम करता है। हर कस्टमर मुख्तलिफ हो सकता है, जैसे कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई इंडिविजुअल कस्टमर्स है। सो ये सारे काम क्योंकि मुख्तलिफ है, इनके डिपार्टमेंट्स भी मुख्तलिफ बनाए गए हैं, जो हम नेक्स्ट कल के लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट आज के लिए इन ब्रीफ मैंने आपको ये बताया कि क्रेडिट डिपार्टमेंट एक वर्सेटाइल किस्म का काम करता है। फिर क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, पैसा वापस ना आया तो बैंक को लॉस हो सकता है। सो सेकंड ये वजह। फिर थर्डली वो प्रपोजल से लेके अप्रूवल से लेके उसकी डिसबर्समेंट तक जो डीलिंग्स हैं वो क्रेडिट डिपार्टमेंट कस्टमर के साथ कर रहा होता है। सो टेक्निकली ये बाकी डिपार्टमेंट्स के निस्बत इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, और इसीलिए इसकी वर्थ कह लें या इसकी इम्पोर्टेंस कह लें या इसका करियर कह लें या इसका फ्यूचर कह लें, इसके इंक्रीमेंट्स, प्रमोशन, तो जो भी इंडिविजुअल क्रेडिट में काम कर रहा होता है कंपैरेटिवली बाकी डिपार्टमेंट्स की निस्बत इसकी इंक्रीमेंट्स या प्रमोशन या ग्रोथ ज्यादा होती है या वर्थ और इम्पोर्टेंस ज्यादा होती है। ठीक है। सो दिस ऑल वाज द वर्किंग ऑफ क्रेडिट डिपार्टमेंट।